This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः चैत्रशुद्ध अष्टमी दिनांक 9 एप्रिल 2022 रसरत्न समुच्चय वसंत कुसुमाकर शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। क्षयकाश तृषाश्वास रक्तपित्त विषार्थ चिताचंदन संयुक्त श्यामल पित्तादि रोगों। इसमें रक्तपित्त विष ये भी आए हैं और सीता और चंदन के साथ मिलकर अम्ल आदि रोगों को दूर करता है। एक पुस्तक कुठे गेलं ग ते? एक मिनिट तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वसंत कुसुमाकर उपलब्ध है, बहुत सारे कंपनियों का है और प्रचलन में भी है। और हमारे प्रचलन में तो दातार गुरु जी के अनुसार केवल प्रमेह या अम्लपित्त में ही नहीं, किंतु जहां जहां यकृत के नाद आकाशीय इस प्रकार के होते हैं और दातार गुरु जी के कहने के अनुसार ये बुद्धिंद्रिय का ज्यादा प्रयोग अगर होता है, चिंता वगैरह विचार इस प्रकार के ज्यादा रहते हैं, तो उन सभी अवस्थाओं में चाहे शिकायत ब्लड प्रेशर की हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे हृदरोग की हो या कुछ और हो, इस प्रकार से तो वसंत कुसुमाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। और इसके दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो इसमें काफी भस्म है, सुवर्ण से लेकर सभी भस्म है और बहुत सारी भावनाएं हैं जो सुगंधित द्रव्यों की भावना इस प्रकार से है। तो उसमें कार्मुकता के बारे में सोचते समय सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंध और रोचनो मृदु, ये बात जो बताई गई है कि एक सूक्ष्म स्रोतोगामी इस प्रकार का है
और सुख का अनुबंध निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो अभ्रक भस्म के बारे में जैसे बात की जाती है कि जैसे पुट बढ़ाते हैं, सहस्त्र अभ्रक तक अगर बनाते हैं तो ज्यादा ज्यादा सूक्ष्म होता जाता है और फिर मानस भावों पर उसका अच्छा परिणाम दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से इस प्रकार के जो द्रव्य है वसंत कुसुमाकर वगैरह, ये भली भांति काम करने वाले ऐसे है। और खास करके अभ्रक, सुवर्णमाक्षिक, स्वर्ण भस्म वगैरह वगैरह जो है वो ओजोवर्धन करके मानस पर अच्छा प्रभाव इस प्रकार से दिखाते हैं। और इसलिए इनका अहम महत्व रहेगा। और जैसे मैंने कल कहा कि चंद्रकला रस भी बहुत सारी सुगंधित द्रव्यों के भावनाओं से युक्त इस प्रकार का है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि खास करके उसको पित्त के बीमारियों में प्रयोग करें उसका। लेकिन फिलहाल बसंत कुसुमाकर से ही काफी बातें चलती रहती है। और इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण योग है। सर्वमेहांतकरसः अथ मेहहर। पारदभस्म शिलागतु कृष्णामलोहमलत्रिफला कुलिबीजम् आप्य निशा रज की रजकोपल कांतव्योष रजस्वपुरश्च रजकपुरश्च कपित्थात् सर्वमिदं परिचूर्णं समांशं भावितभृङ्गरसं दिवसादौ विंशतिवारमिदं मधुलेहं विंशतिमेहहर हरिदृष्टिम। तो पारदभस्म है रस सिंदूर, शुद्ध शिलालित, पीपर चूर्ण, मंडूर, कृष्णा लोहमल, त्रिफला, गंधनालों के लिए बीज चूर्ण। ये गंधना के लिए बार बार आ रहे हैं। स्वर्णमाक्षिक भस्म, हल्दी का चूर्ण, रजत भस्म, उपल कांत भस्म, व्योष चूर्ण, रस, अभ्रक भस्म, पुट, शिलाजित, उपल कांत एक कांत पाषाण, अरे बाप रे, तथा कैथ के फल का चूर्ण, कपित्थ, रजा कपुरश्च कपित्थात् सर्वमिदं परिचूर्णं समांशं भावित भृंगरसम दिवसादव। तो सभी संभाग लेकर उसको भृंगराज रस की भावना 21 बार दे, सुखाकर शीशे में भर ले। इस रस को प्रतिदिन मधु के साथ चाटे। तो वो सभी प्रकार के प्रमेयों को दूर करता है। हरि नामक आचार्य का अनुभूति योग है, हरि दृष्टि। तो ये तो काम काफी आसान है बनाने के लिए। हाँ, मैं एक थोड़ा सा बात करना चाहता था। वसंत कुसुमाकर मैं तो अभी सूक्ष्म करता हूँ ग्लूकोज में, और मात्रा बहुत ही कम रहती है, 2-3 मिलीग्राम इतनी मात्रा रहती है। लेकिन उसको अगर हरिद्रा और निशा के चूर्ण से भावित करे या और उसी की भावना, हरिद्रा और आमलक के क्वाथ की भावना या स्वरस की भावना ऐसी दे दे तो ये अच्छा योग इस प्रकार का बनेगा, और फिर बहुत कम मात्रा में हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो हरिद्रामल का ये महेशु धात्री निशे, ये
अग्र संग्रह है और उसमें भी एक प्रश्लेष करते हैं, धात्री च निषेच, इस प्रकार से भी करते हैं। धात्री च निशाच धात्री निशे, ये भी एक अर्थ होता है। धात्री च निषेच धात्री निशे, निशे का मतलब दोनों धात्री लेने के, दोनों निशा लेने के। तो हरिद्रा आम्र हरिद्रा ये दोनों साथ में ले सकते हैं। कुछ लोग दारू हरिद्रा भी कहते हैं उसके साथ में, और आमलक, इस प्रकार से। तो उसको चूर्ण को उसी की भावना देकर फिर वो वसंत कुसुमाकर के साथ में, या वसंत कुसुमाकर और ये चूर्ण और उसी की भावना, ऐसा देख के वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सर्वमेहांत का रस भी अच्छा है। और विंशति में हरम हरिदृष्टम हरिदृष्टिम। रव में भी अबरक बस में है। रजक खपुरश्च, ते रजः का यहाँ पाठ में उन्होंने रवा इस प्रकार के लिया है। लकांतर्व्योश रजक खपुरश्च कपित्था, इसमें ये देखते हैं रजक रंजक कपिल्लक इत्यर्थः। उपल मनःशिला कांत कांतलः उपल कांत इति समस्तपदं वा तथा त्वे कांत पाषाण इत्यर्थः। कपूर गुवाक कपित्तात् इत्यत्र मज्जा इति शेषः भावित भृंगरस। तो इसमें कंपिल्लक, रज का अर्थ कंपिल्लक किया है, तो काफी अंतर है टीका में और संस्कृत भाषांतर में। लेकिन कांत पाषाण भस्म और रव का मतलब अभ्रक, ऐसा अगर लेते हैं तो भी चलेगा। रजहा पाठ लेकर कंपिल्ल का होगा, लेकिन ना कंपिल्ल का शायद इसमें देना है नहीं देना है एक अलग बात है। सरदेशमुख सर के अथर्व फार्मसी की एक गोली है मधुन, काय बरं नाव त्याचं, इसमें शिलाजीत को आमलक्य और हरिद्रा की भावना दी है। नाव काय है सरांचे याचं? नाम याद आएगा। ग्लुकोज ऐवजी धात्री चूर्णात सूक्ष्म करून ठेवता येईल। वसंत कुसुमाकर निशामलक चूर्ण इज अवेलेबल सर। ओके। ठीक है, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ये अमलक में कर सकते हैं, लेकिन केवल अमलक में करने के बजाय निशा अमलक चूर्ण के साथ अगर करेंगे और निशा अमलक चूर्ण अगर भावित हो तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये 10 गुना 100 गुना इस प्रकार से करके वसंत कुसुमाकर को प्रयोग में ला सकते हैं। सर्वमेहांत का रस भी वैसे अच्छा है, तो ये तो बनाना चाहिए। हाँ, सोपा आहे करायला। भृंगराजाच्या भावना आहेत, बाकी काहीच नाही आहे। चूर्ण एकत्र करायचे और भृंगरस की भावना देनी है, 21 बार भावना देनी है। तो ठीक है। मंगेश टमके है क्या प्रेजेंट? उसको ये बताना पड़ेगा। मेहारी रसा सूतम बाहुमितम बस
बलिं चष्मितं सम्मर्द्य तत्कज्जलिं कृत्वा कृष्णहिरण्यतोयसहिता सन्मर्द्य घस्रं पुनः कुप्याम् अभ्रककालिका सुपिहिता मृत्स्ना शुकैः सप्तभिः संवेष्ट्य त्रिदिनं विशोष्य लवणा पूर्णे क्षिपेद् भाण्डके दग्ध्वा यामचतुष्टये सुशिशिरा भित्त्वा तताङ्कूपिकां तं सूतं द्विलवञ्चकगनं लोहं लवं मर्दयेत् सिद्धो वल्लमितं मिता सिता च मधुना वत्सादनी सत्वतो नो चेत् क्षौद्रकणायुतश्च तरसा सर्वप्रमेहाञ्जयेत् रोगाधीश्वर पाण्डुकामल हरिद्राभत्वचित्तोद्भवान् सर्वांश प्ररामयान विजयते मेहारी नामा रसा। तो मेहारी नाम का रस है। मधुसूदन वटी है, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मधुसूदन वटी ये नाम है उसका, अथर्वहरवंश का। ये काफी सिंपल कॉम्बिनेशन है, अच्छा परिणाम दिखाता है। शुद्ध पारद बाहुमित दो भाग, शुद्ध गंधक शशिमित एक भाग, इन दोनों को एक साथ मर्दन कर कज्जली बनावे और उनको काले धतूर के स्वरस के साथ एक दिन तक मर्दन कर सुखा ले। इसके बाद इसकी कांच की कूपी आतसी शीशी में भरकर अभ्रक का कार्क बनाकर शीशी का मुंह बंद करके और आतसी शीशी को चारों तरफ कपड़ मिट्टी का लेप बनाकर लगाकर 3 दिन तक सुखा दे। प्रत्येक लेप के बाद अच्छी तरह सुखा लिया करें। इसके बाद काचकुपी को विधिवत लवण के चूर्ण भांड में 4 प्रहर तक पाक करें। एक नाद में थोड़ा नमक रखकर आतसी शीशी को रख दे और उसके गले तक नमक भर दे और भट्टी पर चढ़ाकर क्रमशः मंद, मध्य तथा तीव्र आंच देकर सेक पाक करे। तत्पश्चात स्वांग शीतल होने पर निकालकर तथा शीशी में लगे मिट्टी साफ कर युक्तिपूर्वक भेदन कर शीशी के गले में लगे हुए रस को ग्रहण कर ले। इसके बाद खरल में सिद्ध पारद 2 भाग, अभ्रक भस्म 1 भाग, लोह भस्म 1 भाग छोड़कर तथा अच्छी तरह मर्दन कर कांच की शीशी में रख ले। इस सिद्ध रस की 1 बल्ब की मात्रा में मिश्री शहद तथा गुड़ जी के सत्व के साथ मिलाकर छांटे अथवा पीपर का चूर्ण तथा शहद मिलाकर छांटे। यह सभी प्रकार के प्रमेह को शीघ्र ही जीत लेता है। यह मेहारी नामक रस तत्त रोगों के अनुपान के साथ सेवन करने से रोगाधीश्वर राजे यक्ष्मा, पांडु रोग, कामला रोग, हलीमक तथा पित्त विकृतिजन्य रोग एवं सभी प्रकार के प्रदर रोगों को नष्ट करता है। तो इसमें ये थोड़ा अजीब है, प्रदर रोग भी इसमें आया है। सूक्ष्मीकरण विषय प्लीज गाइड। ये थोड़ा अलग ही होगा, लेकिन ऐसा है कि सूक्ष्मीकरण वास्तव में होम्योपैथी की संकल्पना है और अभी नैनो पार्टिकल्स के बारे में नया साइंस उभर आ रहा है और उनका कहना है कि जो नैनो पार्टिकल बनते हैं तो उसकी शक्ति काफी बढ़ जाती है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार में होम्योपैथी में एक भाग औषध लेकर उसमें 9 भाग मिल्क शुगर उसमें डालते हैं और खरल कर लेते हैं, फिर उसमें से एक हिस्सा लेते हैं, उसमें 9 भाग ये शुगर डालते हैं, मिल्क शुगर डालते हैं, फिर कलर करके लेते हैं, तो ये 2x हो गया। इस प्रकार से कम तो 6x करना है और 30x 200x इस प्रकार से भी औषध होम्योपैथी में बनाए जाते हैं। तो भापून आनंद सर ने इसको उठा लिया और वो तो टैपियोका करके एक स्टार्च आती है, उस स्टार्च में खल करते थे और 3-3 घंटे खल करते थे। वो
पल्वलाइजर जैसा ड्राई पल्वलाइजर प्रयोग कर में लाते थे। और एक हिस्सा ले लिया, 9 हिस्सा ये टैपियोका का पाउडर डाला, खल कर लिया, उसमें से एक हिस्सा लिया, वो ये 1x हो गया, फिर उसमें से एक हिस्सा ले लिया, उसमें फिर 9 भाग ये डाला, तो 2x बन गया। इस प्रकार से 6x वो बनाते थे। लेकिन 6x बनाने के बाद भी उसका डोज बहुत ही ज्यादा देते थे। उनके यहाँ दवाइयाँ अगर लेके जानी है, लानी है उनसे यहाँ से, तो बोलते थे बड़ी थैली लेके आओ। और नहीं तो पेशेंट को वापस भेजते थे, थैली नहीं लाई है तो। और फिर एक बार पेशेंट को मालूम हो गया कि इतनी बड़ी थैली चाहिए, तो वो फिर लेके जाते थे। भृंगराचे 21 भावना असलेल्या कल्पाचा नाव काय सांगितलं ते? अभी जो ऊपर हुआ है ना, मेहारी रस का नाही, हा सर्व मेहांतक रस, विंशति मेहरम हरिदृष्टि, इथं यहाँ पे सर्व मेहांतक रस ऐसा हिंदी में लिखा है नाम, संस्कृत वाले अमेह नेह हर इस प्रकार का वहां पे बताया है। लेकिन बेटर ऑप्शन सर्व मेहांतक जो है वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इस तरीके से करने से ये 1 लक्ष गुना हो जाता है, मूल द्रव्य से 1 लक्ष गुना जो भी हम पाउडर लेंगे उसके साथ में। तो इसमें मैं ग्लूकोज पाउडर का प्रयोग कर रहा हूँ, और ये टिकने में ज्यादा अच्छी है ग्लूकोज पाउडर। वास्तव में ये सिंथेटिक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मिल्क शुगर या अन्य कोई चीजों का अगर हम रखते हैं इसके बारे में, तो वो खराब होने की संभावना रहती है। और मुझे टैपियोका पसंद इस प्रकार का नहीं था। स्टार्च है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसके स्टार्च निकालते हैं, और ये खासकर अफ्रीका में उपलब्ध इस प्रकार के हैं। ये बहुत सस्ता मिलता है, यही उसका एक कारण है। न्यूट्रल है, कुछ एक्शन उसकी खुद की नहीं है ऐसा मानना है। मिल्क शुगर का तो कैसे भी करे, अभी एक दूसरी तरीके से सोच सकते हैं, उसमें टिकने में प्रॉब्लम होगा कि अगर प्रमेह है तो धात्री निशा इस प्रकार से कर सकते हैं, हृदय के बारे में करना है तो शायद अर्जुन का चूर्ण उसके साथ में कर सकते हैं। तो ये काफी अलग अलग इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग उस रोग के अनुपान के अनुसार कर सकते हैं, और सूची में सूक्ष्मीकरण किया जा सकता है। दूसरी एक बात ऐसी है कि अभी पेशेंट का कोई भरोसा नहीं, और उनके बहका देने वाले भी लोग हो सकते हैं, या खुद ही उनका विश्वास नहीं होता, तो पूड़ियों को सीधा टेस्टिंग के लिए दे देते हैं। और उसमें अगर लेड पाया गया तो फिर एलोपैथी के लोगों को, जब आगे लोगों को आयुर्वेद को कोसने के लिए एक अच्छा सबूत मिल जाता है कि देखो ये हेवी मेटल्स का प्रयोग करते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और खास करके उसके उससे किडनी फेलियर होगा, ये बात बताते रहते हैं। तो इससे कैसे बचेंगे? तो इसमें 2 फायदे हो जाते हैं। ये इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो एनालिसिस में कुछ आता ही नहीं है। फिर भी गुणवत्ता उतनी ही दिखती है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी जो कार्बोदता है वो उल्टी बढ़ जाती है, और डोज बहुत कम हो जाने के कारण बहुत सस्ता भी हो जाता है। तो सभी हीरक वगैरह सभी में इसी प्रकार से 6x मिनिमम बना के, सुवर्ण मालिनी वसंत हो, सुवर्ण सूत शेखर हो, या बाकी कुछ द्रव्य हो,
इन सभी को मैं इस प्रकार से सूक्ष्म करके ही प्रयोग में लाता हूँ, ताकि अगर कोई जांच करे उसकी लैब में, तो भी कुछ पता नहीं चले। समर जमदग्नि को मौका मिला था राष्ट्रपति की चिकित्सा करने का। प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी तो उन्होंने समीर जमदग्नि की दवा ली थी। और इस प्रकार के महनीय व्यक्ति के लिए जो दवा वगैरह दी जाती है उसकी पहले जांच होती है, टॉक्सिसिटी है क्या वगैरह इस प्रकार के लिए। तो उन्होंने समीर जमदग्नि ने भी कुछ भस्म वगैरह का प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी कुछ निकला नहीं उसमें से और आसानी से उसने दवा ले ली। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बात ध्यान में रखनी है। और मर्दनं गुणवर्धनम, ये एक कहावत है। इस प्रकार से खल करने से भी गुणवर्धन होता है। और जो गुणधर्म उस मूल औषध द्रव्य में है वो सभी उसके सम्मिश्रण में नवगुना जो बना है उसमें भी आ जाते हैं। और ये जितने उसमें से एक हिस्सा ले लिए उसमें भी वो आ जाते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इस तरीके से सूक्ष्मीकरण होकर ये अच्छी तरीके से काम करता रहता है। इसमें ज्यादा काम किया गया है वो ज्ञान प्रबोधिनी में किया गया है। ज्ञान प्रबोधिनी की एक स्वतंत्र रिसर्च संस्था है आयुर्वेद के बारे में, और उन्होंने ये सूक्ष्मीकरण के बारे में ज्यादा बताया। और दूसरे नभो प्रभु सर है डोंबिवली में, उन्होंने भी इसके बारे में काफी जिक्र की। और सूक्ष्मीकरण मधुसूदन वटी, हाँ, साबुदाना इज मेड फ्रॉम टैपियोका, ओके। सरांच्या म्हणण्यानुसार सूक्ष्मीकरण कल्पना मूळ संहितेत काही कल्पात वापरली आहे। फॉर एक्झाम्पल चित्रपटामध्ये त्वक एक भाग आहे तर सीता 16 भाग आहे। येथे सीतामध्ये सूक्ष्मीकरणच आहे, मात्र सूक्ष्मीकरणासाठी वापरलेले द्रव्य ही फलश्रुती अनुरूपच त्या कल्पात निवडलेले असते। ये सही है। वास्तव में होम्योपैथी की कल्पना में अंतर है। होम्योपैथी में सिम्टम प्रूविंग ये बात होती है ड्रग के बारे में, और जिस ड्रग से कोई लक्षण निर्माण होता है वही ड्रग सूक्ष्म मात्रा में देने से उस लक्षण में लाभदायक होता है, ये उनका कहना है। तो लेकिन उस द्रव्य से ये लक्षण निर्माण होते हैं ऐसा उनका कहना है, और फिर वो लक्षण दिखते हैं तो वो द्रव्य बहुत सूक्ष्म मात्रा में एक्स करके देते हैं। हम तो जो सोचते हैं वो ग्रंथों के अनुसार उसके गुणकर्मों को सोचते हैं, उसमें कोई ये किसी रोग को निर्माण करने वाला है वगैरह वगैरह इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। किंतु जो द्रव्य देना है वो सूक्ष्म करके देना है ताकि उसकी मात्रा बहुत कम हो जाए और फिर भी कार्मुकता बढ़े। अब ऐसा मानना है कि वैद्यों की संख्या कम है प्रैक्टिस करने वाले। अगर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भली भांति होता रहा और वैद्यों की संख्या बढ़ गई तो वनस्पति औषध जो है या खनिज औषध जो है उसके ऊपर मर्यादाएं हैं, क्योंकि इसका स्रोत सीमित इस प्रकार का है। अभी बहुत सारी कंपनियां कल्टीवेशन में घुस गई है कि जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा तो उसका कल्टीवेशन करना है इस प्रकार से। तो रसशास्त्र की औषधियों का अगर प्रयोग करते हैं और सूक्ष्मीकरण करके फिर प्रयोग में लाते हैं
हम क्या करते हैं कि 1x किया, उसमें से एक हिस्सा ले लिया। उसका 2x किया, फिर उसमें से एक हिस्सा लिया, दूसरा 3x किया, फिर चौथा हिस्सा 3x से 4x किया, 4x से 5x और 6x, ये जब बन जाता है तो वही सिर्फ प्रचलन में रखते हैं। और जब 6x खत्म होने आता है तो 5x से एक हिस्सा फिर से ले लेते हैं और उतना ही करते हैं। सिर्फ एक द्रव्य के इस प्रकार की 6 बोतलें रखनी पड़ती है। और अंतिम जो है वो अगर 100 ग्राम 10 ग्राम हुआ और 100 ग्राम किया, तो जब खत्म होने आता है तब 5x से एक 10 ग्राम लेना, उससे अगेन 100 ग्राम डालना, 90 ग्राम डालना और बना लेना, और फिर वो चलता रहेगा। इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इसमें बेसिस की मात्रा बहुत कम हो जाती है। आगोम कर से एक करके एक फैक्ट्री है, अभी कोड़ीसरे में है, वो हमारे नजदीक है। वास्तव में देखा नहीं मैंने कभी कोड़ीसरे में आगोम फैक्ट्री। हाँ, तो ये सूक्ष्म वसंत कुसुमाकर, सूक्ष्म गुरुत्वा चिंतामणि वगैरह इस प्रकार से 6 करते बेचते हैं रेगुलर, होम्योपैथी के ग्लोबिल जैसे। तो ये काफी प्रचलन में है। और इसके ऊपर एक सेमिनार डोंबिवली में हुआ था सूक्ष्म औषधि के बारे में, नभो प्रभु उसमें प्रमुख थे। और सभी का ये कहना था कि इसके रिजल्ट्स तो आते हैं, हमारी सोच के मुताबिक ही आते हैं। तो होम्योपैथी के तरीके से हमें लक्षणों को सिद्ध नहीं करना है, उस कलकप का प्रयोग हम जिस प्रकार से करना चाहते हैं उसी प्रकार कर सकते हैं। और उसमें कोई संदेह नहीं, ये काम करता है। गुळवेल सत्व हा पण सूक्ष्मीकरणासाठी बेटर ऑप्शन आहे, पण गुळवेल सत्व आपण बनवल्यास 1 किलो गुळवेल पासून 10 से 12 ग्रॅम सत्व मिळते। तो अभी गुळवेल सत्व नाम से जो कुछ मिलता है उसको मैं गुळवेल सत्व मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने भी गुळवेल सत्व घर पे बनाया है और वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो वो बेटर ऑप्शन नहीं है गुळवेल सत्व का प्रयोग करने। त्यामुळे अवेलेबल हा प्रॉब्लेम आहे। सूक्ष्म होने के बाद मात्रा क्या रखें? गुळवेल सत्वाचे? असं नाही माहिती खरं तर। ज्वर में ही ज्यादा काम में लाते हैं। मेरी मात्रा तो बहुत ही कम है, मैं ग्लूकोज में सूक्ष्म करता हूँ। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि सितोबलाजी चूर्ण में भी सूक्ष्म कर सकते हैं। और ये जो मनोज ने मुद्दा उठाया था, कोलटकर सर ने बताया ये कि एक भाग दालचीनी से लेकर 16 भाग सीता, इस प्रकार का जो द्विगुणित होता जाता है, 1 2 4 8 16 इस प्रकार से। तो ये एक अलग तरीका है सोचने का। और इस प्रकार से क्रमवृद्ध, द्विगुणित वगैरह वगैरह ऐसे काफी बात आते हैं। त्रिगुणित एक ही है, हिंगु त्रिगुणित का। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? ऐसे क्रमवृद्ध करने से या द्विगुणित करने से, त्रिगुणित करने से, ये एक सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। सीता का वहां का रोल शायद जो पहले सभी उष्णवीर्य इस प्रकार के द्रव्य है उनके वीर्य को शमन करना और मधुर रस ज्यादा इस प्रकार का निर्माण करना, ये भी हो सकता है। उत्तरोत्तर धातूवर कार्य असू शकते का? जैसे एक एक्स रस, 2 एक्स रक्त। ये तो नहीं लगता मुझे। धातुओं पर कार्य करने के लिए अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग होता है। अब वसंत कल्पना जो है उसके बारे में फणसलकर जी के कुछ अलग विचार इस प्रकार के थे। रसरक्त तक ये लघुमालिनी वसंत, मांस में और अस्थि तक ज्यादा ये मधुमालिनी वसंत, और शुक्र ओष
इनके बारे में सुवर्णमालिनी वसंत, और ओज के बारे में बृहद सुवर्णमालिनी वसंत। ये अभी तो मिलता नहीं है, लेकिन बृहद सुवर्णमालिनी वसंत का भी एक पाठ है। तो तिनेक्सची पोटेन्सीची औषधं वैद्यांना विकतातही ओके। तो अगर वो बिकते हैं तो एक बात अलग इस प्रकार की हो जाएगी प्रभु सर। ओके, लेकिन उत्तरोत्तर धातुओं के लिए ये अलग अलग इस प्रकार का होगा। ये भी एक बड़ा विषय है कि औषधों का चयन कैसे करें, औषध का सिलेक्शन कैसे करें इस प्रकार से। और काफी बातों पर निर्भर है। ज्यादा से ज्यादा जो रोग हो उस रोग के अधिकरण की औषधियों को सिलेक्ट किया जाता है, ये सामान्यता है। और फिर अन्य रोगों में अगर उस रोग के बारे में बताया गया है, दवाइयां बताई गई है, तो उनका भी प्रयोग हो सकता है। ऐसा है। बृहद समारण वसंत वैद्यनाथ बनाती है, अरे वाह। तो उसमें मेरे ख्याल में कस्तूरी है, देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन मिलती है तो शायद बात हो सकती है। मैंने तो सुना था कि नहीं मिलती है बृहद समारण वसंत। तो वैद्यनाथ के काफी प्रोडक्ट्स है, अभी उनमें भी काफी कम हो गए हैं वो। एक 20-25 बरस पूर्व वैद्यनाथ के करीबन 500 योग उपलब्ध थे। फिर वैद्यों की संख्या कम होती गई, तो ये कल्प भी कम होते गए। अभी मालूम नहीं है, लेकिन अभी फिर से वैद्यों की संख्या जब बढ़ने लगी है तो शायद ये पुराने पाठ फिर से प्रचलन में आएंगे इस प्रकार से। यहाँ नित्योपयोगी औषधे करके एक मराठी में किताब है, अभी मालूम नहीं मिलती है नहीं मिलती है। मोड़क करके नाम के आदमी ने लिखी है, वो तो वैद्य नहीं था। कृपा औषधालय करके पुणे में था, और उनकी काफी औषधियां प्रचलन में थी, और उन्हीं के बारे में इन्होंने नित्योपयोगी औषध किताब लिखी है। और बहुत सारे औषधियों के बारे में ये अनुभूत है, कृपाल औषधालय में इसका काफी बार प्रयोग किया गया है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, इस प्रकार की उनकी टिप्पणी है। जमदग्नि के बारे में मैंने एक सुना था। रसौषधी वैद्यनाथची बरीच उपलब्ध आहेत। ओके, कस्तुरी आहे, येस, ओके। तो मैंने ऐसा सुना था कि भाव प्रकाश निघंटू पर हिंदी विमर्श है। और उसमें काफी अनुभूति योग इस प्रकार का है उस वनस्पति के बारे में। तो वो जो बंदगनी के प्रचलन में ज्यादा है, और वो भली भांति काम करते हैं, इस प्रकार से अनुभूत इस प्रकार से हो जाते हैं। फर्नेस मध्ये बनवलेली भस्म आणि पुट देऊन बनवलेली भस्म यात गुणामध्ये काय फरक असतो? ये बताना मुश्किल है अभी। आयहोरे टेक्निक, जो गैस के चूल्हे पर इस प्रकार के भस्म बनाना, और फर्नेस एक और अलग बात होगी इस प्रकार से। हरिशंकर शर्मा जी, उन्होंने काफी इसके बारे में प्रयास किए हैं। आयहोरे टेक्निक उन्हीं का है ऐसा माना जाता है, अभी मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन हरिशंकर शर्मा मौजूद है। जापान में ज्यादा रहते हैं, भारत में कम रहते हैं, तो उनसे बात हो सकती है। उनके शिष्य ये जो हाँ, नाही आयहोरे याच्यावरती गॅसवरती भस्म बनवायचे अशा स्वरूपाचे। सुनील इनामदार उनका शिष्य रहा है। तो ये बातें हो सकती है कि अभी इसमें फर्क क्या आता है। एक
ऐसा बताया जाता है कि बदरा अंगार बार बार आता है, बदर के काष्ठ के ऊपर पचाए स्पार्क करे, इस प्रकार से। तो स्पेसिफिकली बदरांगार जब बताते हैं तो इसका एक मतलब ये रहेगा कि केवल उष्णता से मतलब नहीं है, उन अग्नि का भी कुछ संस्कार अलग होता होगा। अगर बदर को लेकर बबूल को लेते हैं और कुछ लेते हैं तो उसका संस्कार अलग होगा। तो जब बताते हैं कि बदरांगार पर ही करना है या रानश्रेणी इसी के आधार पर ही करना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, तो उसमें कुछ अलग गुणधर्म आते होंगे, ये बात सही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फिर ये आहोरे टेक्निक या फिर फर्नेस में इस प्रकार से बनाना उचित नहीं है। फिर भी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है तो उसके बारे में सोचना अनिवार्य होगा। अभी केरल में सभी जो काढ़े या घृत वगैरह बनाते हैं वो स्टीम जैकेट के ऊपर बनाते हैं। तो बड़े बड़े इस प्रकार से चूल्हे होते हैं और पानी उबलता रहता है, उसकी जो स्टीम आती है वो स्टीम जैकेटेड इस प्रकार के वेसल्स होते हैं और स्टीम के आधार पर ये घुर्ता वगैरह बनते हैं। तो उसमें जल जाने का खतरा नहीं है। इस प्रकार स्टीम से अगर बनते हैं तो जल जाने का खतरा नहीं है, कंट्रोल थोड़ा अच्छा रहता है और एक ही स्टीम के ऊपर काफी बर्तन इस प्रकार से बना। तो बॉयलर होता है बेसिकली और फिर स्टीम जैकेटेड वेसल्स इस प्रकार के रहते हैं। ये नई नई कल्पना इसमें आ रही है, ऐसा है थोड़ा सा। ये महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर एक उंबरगांव करके गांव है, महाराष्ट्र का अंतिम देहात, इस प्रकार से वहां पे एक वालावलकर करके उसकी फैक्ट्री है और वो घनसार बनाता है, पारंपरिक रीति से भी बनाता है और स्प्रे ड्राई मेथड से भी बनाता है। और मैंने वो देखा है घनसार, उनका स्प्रे ड्राई मेथड से उत्पन्न होने वाला घनसार ये भी बहुत अच्छा है, इसमें जल जाने की संभावना रहती है। हम पारंपरिक रीति से जो बनाते हैं घनसार, इन इसमें जल जाने की संभावना नहीं रहती। और काढ़े के जो पार्टिकल्स है वो स्प्रे ड्राई मेथड से हॉट एयर ब्लो होती है तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं और पाउडर को कलेक्ट करते हैं, ऐसा वो टेक्निक है। तो मैंने काफी सोचा था कि कहाँ कहाँ से कौन सी औषधियाँ मंगवानी है और घनसार जो है वो इस प्रकार से, वो उंबरगांव का मुझे अच्छा लगा था। तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसके बारे में। हम खुद खुद इस प्रकार से दवाई या कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बात बनेगी कि हम अच्छा अच्छे तरीके से उसमें से ढूंढ लेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ है कि सूक्ष्मीकरण एक अच्छी संकल्पना है, डोज कम हो जाता है, ये भीति नहीं रहती कि अगर उसकी जांच की जाए तो उसमें हेवी मेटल्स पाए जाएंगे वगैरह, ये बात नहीं रहती। और कार्मुकता उन्हीं रहती है, कार्मुकता में कोई संदेह नहीं आता। फिर भी अगर बहुत ही एक्यूट केस है और आपको मूल द्रव्यों का ही प्रयोग करना है तो आप मूल द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हो, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। जब प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है मेडिसिन तो त्रैलोक्य चिंतामणि, हेमगर्भरस ये भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उसकी कार्मुकता वैसे ही चटाने से बहुत अच्छी इस प्रकार की रहती है। मित्र सरी त्यांची औषध स्प्रे ड्राय वापरूनच बनवतात। मित्र खुद बनाता है, ये तो मुझे पता नहीं था। तो एक बार पूछना पड़ेगा कि वो स्प्रे ड्राई मेथड से औषधियां बनाता है इस प्रकार से। तो ये अच्छा तरीका है, अगर मित्र बनाता है तो शायद ये जल्दी उपलब्ध होगा, आसानी से उपलब्ध होगा।
क्योंकि उम्बरगांव में संपर्क करना फिर दवाइयाँ मंगवाना, एक बार सेट हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में। अभी बहुत सारे कंपनियों की, केरल कंपनियों की क्वाथ गुटिका भी उपलब्ध है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। कि क्वाथ का घनसार उनके हिसाब से बनाते हैं और इसमें भी डोज कम हो जाता है और कार्मुकता बढ़ती है। म्हेत्रे सप्तभावित करून सूक्ष्म करतात असे ऐकले आहे। ओके, तो ये भी अच्छा है। कल्पना शिंदे भी भावित द्रव्यों को करती है, काफी रसपाचक वगैरह उसके भावित है, तो शुक्र चंदन गण भी उसका भावित है। तो ये बात हो सकती है कि इसको हम आगे बढ़ा सकेंगे इस प्रकार से। और भावित करना ये भी एक गुणवर्धन करने का तरीका है। तो ये बात हो सकती है कि हम भावित द्रव्यों का ही प्रयोग इस प्रकार से करते रहेंगे। तो एक बार बात करेंगे, मालूम नहीं उसके साथ में, मैत्रेय के साथ में, और उसकी औषधियां उपलब्ध हो तो देख सकते हैं, प्रॉब्लेम नहीं है। केरळचा गुलिका पण असेच बनवतात का, जैसे वायुगुलिका? शायद गणेश महाराज इसके बारे में बता सकेगा कि इसी प्रकार से बनाते हैं। त्यांची सर्व औषधं सप्तभावित आहेत। ओके, तो अगर बेचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर दूसरे सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे। तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और ये चैतन्य फार्मेसी घनसार बनाती रहती है, ऐसा है नासिक में जो है वो, तो उनके भी काफी प्रकार के घनसार उपलब्ध है। तो सिर्फ ऐसा है कि इनको कैसे कब प्रयोग करें, और जहाँ केवल चूर्ण देना है उसमें अगर घनसार हम देते हैं तर ची मात्रा कमीच वापरावी का? मात्रा के बारे में मेरा तो मंतव्य है कि जितनी कम मात्रा में काम होगा उतनी ही मात्रा रखे, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं। कोल्हट सर के एक मित्र थे, लाडू काळे करके, उनको जब दवा दी जाती थी तो वो बताते थे कि तुम्हारी दवा अभी हृदय में पहुंच गई है, मस्तिष्क में पहुंच गई है, ये ऐसा काम कर रही है। उन्होंने एक बार सर को बताया कि तुमने 2 डोज दिए थे, लेकिन एक ही डोज में एक्चुअली काम हो गया, दूसरे डोज की जरूरत ही नहीं थी। तो ये कैसे, ये तो अंतिम रहता ही है, जो घनसार मिलाते हैं, घनसार में चूर्ण मिलाते हैं, तो एका वेळेस आपण 5 किलोच ऑर्डर देऊ शकतो, पण त्यांची औषधं वेळेवर मिळत नाही। तो इसमें स्प्रे ड्राई मेथड में चूर्ण ऐड करने की जरूरत नहीं रहती, ये एक अहम मुद्दा है। इसमें अगर पारंपरिक रीति से करेंगे तो चूर्ण ऐड करना ही पड़ता है। तो इसलिए ये स्प्रे ड्राई मेथड मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है। या सप्लाई समय पे होना ये भी एक कठिन बात है, अगर पॉपुलर हो जाता है तो उतना प्रोडक्शन होता नहीं है। सुदर्शन आयुर्वेद फार्मेसी का यही सिलसिला रहा, उनकी दवाइयाँ बहुत अच्छी है। अभी वो आनंद फार्मेसी हो गई, लेकिन फिर भी मिलना काफी मुश्किल था, और फिर अवेलेबल ही नहीं है अभी तो नहीं देते थे, ऐसा ही था। तो फिर मुसीबत होती है। अभी जलौका के बारे में भी वही मुसीबत होती है, जब जलौका उपलब्ध होते हैं तो सभी जगह उपलब्ध होती, नहीं होती तो कहीं भी नहीं होती है। तो अगर इमरजेंसी करनी है तो अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा हो सकता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें
थोड़ा सजग इसके बारे में रहना पड़ेगा। और उपलब्ध औषधियाँ कौन सी है, किन किन फार्मेसी की है, और किन्होंने उसके बारे में किन लोगों ने अनुभव लिया है, ये सब देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। शायद जब हम रसरत्न समुच्चय को पूरा करेंगे तो सभी वैद्य अपने अपने अनुभूत अ, औषधियों के बारे में बताए, और कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है वगैरह के बारे में बताए, ये ज्यादा है। विश्व चैतन्य फार्मा सभी पाचक सप्तभावित करके एक अष्टमांश गुगुल के साथ बनाती है। अष्टमांश गुगुल मतलब मैंने पहली बार सुना। गुगुल या कज्जली डालने से, षोडशांश कज्जली, ऐसा मामा गोखले का पाठ था, सूक्ष्म त्रिफला जो बनाई, तो वो टिकते हैं कल्प, ये एक उसमें अहम मुद्दा है। स्प्रेड्राय मध्ये काढा होईपर्यंतच अग्नी मिळतो, पारंपरिक मध्ये काढा पुढे घट्ट होईपर्यंत अग्नि मिळतो। नहीं, लेकिन इसमें ऐसा है ना कि हॉट एयर ब्लोअर ये जो है, उसके जरिए उससे उष्णता तो मिलती ही है, ऐसा नहीं है कि उष्णता नहीं मिलती है। तो उसको सुखाने के लिए तो उसमें सिर्फ वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है, और पानी निकल जाने से जो मिलता है वो चूर्ण स्प्रे ड्राई इस प्रकार का मिलता है। तो उसमें ये जल जाने की संभावना नहीं रहती, ये एक अहम मुद्दा है जब हम स्प्रे ड्राई मेथड का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। वैसे स्प्रे ड्राई मेथड मिल्क पाउडर बनाने में शुरू में काम में आई, और अभी भी जब इस प्रकार के गर्मी के मौसम में दूध कम हो जाता है, तो ये मिल्क पाउडर, फैट और पानी ऐसा इकट्ठा करके दूध बना के बेचते हैं। सभी जो बड़े मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स है, अमूल हो, चितले हो या और कोई हो, वो इसी प्रकार से करते रहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में या आगे चलकर दूध का उत्पादन ज्यादा होता है। और ये नाशवंत होने के कारण उसको क्या करेंगे, तो उसका मिल्क पाउडर और फैट अलग बना के रखते हैं, और इन तीनों का मिश्रण करके देते हैं, तो ये फिर दूध बन जाता है। और ये काफी प्रचलन में है। तो भी मैं मानता हूँ ये ठीक है। अभी कृत्रिम तरीके से भी दूध बनाया जाता है केवल केमिकल से, सोडा और साबुन वगैरह इसका प्रयोग करके, वो तो खतरनाक है इस प्रकार से। तो अगर शॉर्टकट्स लेने हैं तो किस प्रकार से लेने हैं, ये भी एक अलग बात होगी। तो मुझे लगता है कि स्प्रे ड्राई मेथड ये ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है, और उसको भली भांति हम प्रयोग में ला सकेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो ये मेहबद्ध रस या मेहारी, difference is of Agni Sanskar Kala factor is very important in preparation of Bhasma. Proper time should be given for Guna Parivartan. In furnace method, time is cut short, so quality may differ. For example, mutton prepared on gas or in oven and prepared on traditional chulha. तो इसमें स्वाद में भी अंतर आएगा, ये भी है। और अग्नि संस्कार एक अहम मुद्दा इस प्रकार से रहेगा, लेकिन शायद उसके परीक्षण के बाद, और सिर्फ परीक्षण नहीं, उपयोग के बाद उसके बारे में पता चलेगा कि ये सही है या गलत है इस प्रकार से। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, और सोमवार को चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये प्रदरामयान विजयते मेहारी नाम अर्था, ये अलग है थोड़ा सा, प्रदर के बारे में बताया गया है, तो उसको बारे में थोड़ा सोचेंगे।
आयुर्वेदप्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्।